नमस्कार दोस्तों, पिछली वीडियो में हम लोगों ने काउंसिल एक्ट ऑफ 1892 देख लिया था और हम लोग देख रहे थे कि कैसे जो कांग्रेस पार्टी है और जो भी इनके मेंबर्स हैं वो कैसे इंडियंस के लिए पॉलिटिकल राइट्स की डिमांड कर रहे थे और जो गवर्नमेंट है उनको थोड़े थोड़े राइट्स देने पड़ रहे थे इंडियंस। तो आज हम लोग बात करेंगे इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1909 की, यानी कि जो पार्लियामेंट्री रिफॉर्म्स हैं उनकी और इसके बाद जो आने वाले रिफॉर्म्स हैं उनकी। तो इंडियन काउंसिल एक्ट की हम लोग बात करने से पहले एक जो बहुत ही बड़ा इंसिडेंट हुआ इंडिया में वो था मुस्लिम लीग की स्थापना। तो मुस्लिम लीग जो है वो ऑलरेडी अपने अस्तित्व में आ गई थी और इसको अंग्रेज जो है वो एक टूल की तरह यूज करते हैं और एक इसको एक मौका देखते हैं अपने लिए। मौका देखते हैं और इस मौके का ये लोग फायदा उठाते हैं इन द कम्युनल इलेक्टोरेट्स। तो मुस्लिम लीग की स्थापना हो चुकी थी और इंडियंस को डिवाइड करने के लिए इस टूल का यूज करते हैं ब्रिटिश गवर्नमेंट। इनकी जो डिवाइड एंड रूल पॉलिसी थी उसको तगड़े तरीके से इम्प्लीमेंट करती है इंडिया के ऊपर, और वो तगड़ा तरीका था सेपरेट इलेक्टोरेट्स का, यानी कि इसको कम्युनल इलेक्टोरेट्स भी कहा जाता है। तो याद रखना, सेपरेट इलेक्टोरेट्स इंट्रोड्यूस हुए मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म्स में। मॉर्ले जो है वो कौन थे? सेक्रेटरी ऑफ स्टेट। ये जो है वो कौन है? सेक्रेटरी ऑफ स्टेट। और मिंटो जो कौन था? वो था वॉइसरॉय। तो लॉर्ड मिंटो वॉइसरॉय और मॉर्ले जो था वो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट। तो मुस्लिम लीग की स्थापना हो चुकी थी और इसको इन लोगों ने यूज किया। एंड कांग्रेस जो थी वो डिमांड करती जा रही थी पॉलिटिकल राइट्स टू इंडियंस की। और तो इस एक्ट का जो प्रमुख काम होता है वो होता है सेपरेट इलेक्टोरेट्स का, यानी कि कम्युनल इलेक्टोरेट। इस अब सेपरेट इलेक्टोरेट्स होता क्या है इसको हम लोग समझने की कोशिश करेंगे। तो हम लोग अभी करंट सिनेरियो की बात करें तो जब हम लोग वोटिंग देने जाते हैं तो एक इलेक्टोरल रोल होता है जिसमें जितने भी एलिजिबल लोग होते हैं वोटिंग के लिए उसका उनका नाम होता है, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ देयर रिलीजन, कास्ट, सेक्स और प्लेस ऑफ बर्थ वगैरह। तो मतलब जो भी एलिजिबल हैं वो वोट कर सकते हैं, चाहे वो किसी भी कास्ट के हों, किसी भी रिलीजन के हों, किसी भी जेंडर के भी हों, या फिर उनकी जितनी भी इनकम वगैरह हो। तो ये सारी चीजें हैं मतलब अभी की स्कीम में। लेकिन अंग्रेजों ने क्या किया? ये लोग लेके आ गए सेपरेट इलेक्टोरेट्स। इसमें क्या था? कुछ सीटें जो है वो मुस्लिम्स के लिए रिजर्व होंगी और उन सीटों पर सिर्फ मुस्लिम लोग ही वोट दे पाएंगे। यानी कि चुनने का अधिकार किसको होगा? सिर्फ मुस्लिम्स का होगा और चुना कौन जाएगा? मुस्लिम्स। यानी कि ये क्या हो गया? अभी कम्युनल, यही है कम्युनल इलेक्टोरेट या फिर सेपरेट इलेक्टोरेट्स। तो ये इन लोगों ने, अंग्रेजों ने बहुत गंदा गेम खेला है इंडिया के साथ, ताकि इंडिया के जो मासेस हैं वो हिंदू मुस्लिम एक साथ ना आकर ना कोई फ्रीडम स्ट्रगल कर पाए। तो ये इन लोगों ने बहुत गंदा गेम खेल दिया इंडिया के साथ। तो इसी को कहा जाता है सेपरेट इलेक्टोरेट्स। और मिंटो जो है उनको कहा जाता है फादर ऑफ कम्युनल इलेक्टोरेट्स। तो फादर ऑफ कम्युनल इलेक्टोरेट्स कौन हो गए? लॉर्ड मिंटो, ये जो व्यक्ति है। तो ये जो चीज थी वो स्टार्ट होती है इस एक्ट के थ्रू। और इस एक्ट में क्या किया जाता है? जो सेंट्रल और प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल थी, जिसको पिछले एक्ट में भी बढ़ाया गया था, इनकी जो स्ट्रेंथ है उनको फिर से और बढ़ाया जाता है। तो 16 से 60 मेंबर्स कर दिए जाते हैं सेंट्रल काउंसिल में, और प्रोविंशियल काउंसिल में अलग अलग हिसाब से अलग अलग मेंबर्स बढ़ाए जाते हैं। तो लेजिस्लेटिव काउंसिल का एक्सपेंशन हुआ इस एक्ट में, याद रखना। एंड सेपरेट इलेक्टोरेट, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस पे इसको मार्क कर लो। सेपरेट इलेक्टोरेट कब इंट्रोड्यूस हुए? तो मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म्स में इंट्रोड्यूस हुए 1909। तो ये सारी चीजें थी। मुस्लिम कैंडिडेट्स को मुस्लिम लोग इलेक्ट करेंगे, तो ये सारी चीजें थी। इस एक्ट ने ऑफिशियली एक्सेप्ट किया कम्युनल रिप्रेजेंटेशन इन इंडियन पॉलिटिक्स। डिवाइड एंड रूल की जो पॉलिसी थी उसको बहुत ही गंदे तरीके से ये लोग इम्प्लीमेंट करते हैं, ताकि लोग साथ में ना आए और कोई ऐसा फ्रीडम स्ट्रगल ना हो जिसमें सभी लोग साथ में हो। तो ये सारी इनकी अपीसमेंट पॉलिटिक्स और डिवाइड एंड रूल, ये सारा चीज खेल इन लोगों का चल रहा। तो एम क्या था इनका? हिंदू मुस्लिम्स को पॉलिटिकली डिवाइड करना, जो इन लोगों ने बखूबी किया। एंड कुछ और भी राइट्स मिले हम लोगों को, जैसे सप्लीमेंट्री क्वेश्चंस हम लोग अब पूछ सकते थे, जो कि पिछले एक्ट में हम लोग नहीं पूछ पा रहे थे। तो सप्लीमेंट्री क्वेश्चंस पूछने का अधिकार मिला। इस एक्ट में पहली बार वॉइसरॉय की जो एग्जीक्यूटिव काउंसिल होती है उसमें इंडियंस को इंक्लूड किया गया। तो सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा जो थे वो उनको अपॉइंट किया गया इन द वॉइसरॉय एग्जीक्यूटिव काउंसिल। तो पहले इंडियन मेंबर कौन बने इसके? सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा। ये इनका पोर्ट्रेट देख सकते हैं। तो सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा पहली बार वॉइसरॉय एग्जीक्यूटिव काउंसिल में किसी इंडियन व्यक्ति को इंक्लूड किया जाता है। तो याद रखना, सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा। तो ये सारी चीजें थी इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1909 की बात। सबसे बड़ा जो खेल था उसमें वो था सेपरेट इलेक्टोरेट्स का। तो इसको ये लोग आगे भी बढ़ाएंगे, जो इनका डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी है उसको आगे भी ये कंटिन्यू कंटिन्यू करेंगे 1919 के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट में। तो इस एक्ट में हम लोग आ जाए, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, जिसको मॉन्टेगो चेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स के नाम से भी हम लोग जानते हैं। तो मॉन्टेगो कौन थे? वही सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, और चेम्सफोर्ड कौन? वायसराय। तो याद रखना। अब इस एक्ट के आने से पहले जो है
वो एक और इम्पोर्टेंट काम हो जाता है, वो होता है गांधी जी का अराइवल। तो गांधी जी का अराइवल जो है वो बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट काम हो जाता है इस एक्ट से पहले। तो अब हम लोग जो है वो स्पेसिफिक डिमांड्स करते हैं अपने राइट्स की। गांधी जी बताते हैं कि कैसे हम लोगों को आजादी लेनी है, कैसे हम लोगों को अंग्रेजों से डिमांड करनी। तो इस एक्ट में बहुत सारी चीजें इंट्रोड्यूस की जाती हैं, उनकी एक एक करके बात करते हैं। सबसे पहले जो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इसका, वो है डायरकी इन द प्रोविंसेस। तो प्रोविंसेस में ये लोग क्या कर देते हैं, डायरकी को इंट्रोड्यूस कर देते हैं। डायरकी की पूरी व्यवस्था में क्या थी, एक रिजर्व लिस्ट थी और एक ट्रांसफर लिस्ट थी। तो रिजर्व लिस्ट जिसमें इंपॉर्टेंट चीजें होगी, जैसे लॉ एंड ऑर्डर, पुलिस, रेवेन्यू, तो ये सारी चीजें किसमें थी, रिजर्व लिस्ट में। तो रिजर्व लिस्ट में अल्टीमेटली किसका कंट्रोल होता था, वॉइस रॉय का। तो वॉइस रॉय की जो एग्जीक्यूटिव जो विभाग था उसका कंट्रोल होता था रिजर्व सब्जेक्ट में। जो मतलब जो इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स हैं उनको कौन कंट्रोल करेगा, वॉइस रॉय कंट्रोल करेगा। और जो लेस इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट हैं जैसे एजुकेशन हो गया, पब्लिक हेल्थ हो गया, एग्रीकल्चर हो गया, तो ये छोटी मोटी चीजें किसको मिल गई, ये मिल गई ट्रांसफर लिस्ट में, किसको, इंडियन मिनिस्टर्स को। तो रिजर्व लिस्ट को कौन हैंडल करेगा, ब्रिटिश की जो एग्जीक्यूटिव काउंसिलर्स हैं वो हैंडल करेंगे, और जो ट्रांसफर सब्जेक्ट्स हैं उनको कौन हैंडल करेगा, इंडियन मिनिस्टर्स करेंगे, जो कि लेजिस्लेचर को अकाउंटेबल थे। तो इंडियन मिनिस्टर को कुछ छोटी मोटी चीजें मिल गई, एजुकेशन, पब्लिक हेल्थ, एग्रीकल्चर वगैरह। तो ये जो है वो बहुत सारी छोटी छोटी चीजें मिल गई, लेकिन रियल जो पावर है वो हमें नहीं मिली इस एक्ट में। तो इसको कांग्रेस ने एक अनवर्दी एक्ट करार दिया, और ये सारा धोखेबाजी ये लोग कर रहे थे। फिर इसमें एक और इम्पोर्टेंट काम होता है, वो है बाई कैमरलिज्म इंट्रोड्यूस एट द सेंटर। सेंटर पे ये लोग बाई कैमरलिज्म इंट्रोड्यूस कर देते हैं, जिसमें दो हाउसेज होंगे, एक अपर हाउस, एक लोअर हाउस। अपर हाउस जो है वो कौन सा होगा, काउंसिल ऑफ स्टेट, और लोअर हाउस जो होगा वो होगा लेजिस्लेटिव असेंबली। तो काउंसिल ऑफ स्टेट और लेजिस्लेटिव असेंबली बनाई गई बाई कैमरलिज्म की पॉलिसी हमें देखने को मिलती है इन द सेंटर। जो काउंसिल ऑफ स्टेट था वो पार्शली इलेक्टेड था, और जो लेजिस्लेटिव असेंबली जो थी वो मोस्टली इलेक्टेड थी। जैसा कि अभी हम लोग राज्यसभा और लोकसभा देखते हैं, तो वही व्यवस्था कहाँ से स्टार्ट हुई थी, वो मोन्टेगो चेम्सफोर्ड रिफॉर्म से स्टार्ट हुई थी। तो बाइकैमरलिज्म और दायर की इन द प्रोविंसेस, ये इस एक्ट के बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, और ये अक्सर एग्जाम में आते हैं, तो याद है। फिर फ्रेंचाइजी जो है, मतलब जो वोटिंग के राइट्स होते हैं उनको एक्सपेंड किया गया, लेकिन अल्टीमेटली कितने लोग सिर्फ वोट कर पा रहे थे इंडिया में इस एक्ट के बाद, सिर्फ 2% लोग। इसमें जो वोटर्स हैं वो तो बढ़ाए गए, लेकिन बड़े कितने थे, मात्र 2% लोग ही एलिजिबल हो पाए वोटिंग के लिए, क्योंकि इसमें वही लोग वोट कर पाएंगे जिनके पास सर्टेन अमाउंट ऑफ प्रॉपर्टी होगी, सर्टेन अमाउंट ऑफ एजुकेशन होगी, सर्टेन अमाउंट ऑफ इनकम होगी, एंड या फिर टैक्स वो पे कर रहे होंगे। तो ये सारी चीजें थी। फ्रेंचाइजी को एक्सपेंड किया गया, लेकिन बहुत ज्यादा नहीं, मतलब सिर्फ 2% लोग ही एलिजिबल हो पाए वोटिंग के लिए। तो ये सारी चीजें थी। बाकी सेंट्रल और प्रोविंसेस को थोड़ी बहुत पावर जो है उनमें डिवाइड हो जाती है, तो इस वजह से यहाँ पर स्टार्ट होता है फेडरल स्ट्रक्चर। तो ये क्या था, फेडरल स्ट्रक्चर के लिए एक पहला स्टेप, एक नींव रखी गई। फेडरल स्ट्रक्चर में क्या होता है, सेंटर और स्टेट के पास अलग अलग पावर होती है, और अलग अलग उनके पास अपने अपने सब्जेक्ट होते हैं। तो फेडरल स्ट्रक्चर की पहली बार शुरुआत होती है इस एक्ट के थ्रू, तो याद रखना बहुत सारा, ये भी इंपॉर्टेंट चीज है। तो इस एक्ट में एक पब्लिक सर्विस कमीशन भी बनाई जाती है, उसको भी याद रखना। पब्लिक सर्विस कमीशन पहली बार किस एक्ट में बनाई गई, तो मैम ट्रांसपोर्ट रिफॉर्म्स या फिर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1919, याद रखना। पब्लिक सर्विस कमीशन किस एक्ट में बनाई गई, याद रखना। फिर प्रिंसेस के अपीजमेंट के लिए चैम्बर ऑफ प्रिंसेस भी बना देते हैं ये लोग। तो इन लोगों ने एक अपर हाउस बना दिया, एक लोअर हाउस बना दिया, और एक चैम्बर ऑफ प्रिंसेस बना दिया। तो ये सारी चीजें थी प्रिंसेस का, ये लगातार अपीजमेंट करते जा रहे थे, क्योंकि कोई आगे चल के कोई बड़ा फ्रीडम स्ट्रगल ना हो, और प्रिंसेस जो है वो राजा रजवाड़े जो है वो इनमें पार्ट ना करे, तो उनका अपीजमेंट ये लोग लगातार करते जा रहे हैं। फिर कम्युनल इलेक्टोरेट जो कि पिछले एक्ट में हम लोगों ने देखा था, उसको और ज्यादा एक्सपेंड कर देते हैं ये लोग, यानी कि जो डिवाइड एंड रूल की जो इनकी पॉलिसी थी उसको और ज्यादा एक्सपेंड कर देते हैं। तो सिक्स को भी कम्युनल इलेक्टोरेट मिल गए, सेपरेट इलेक्टोरेट्स मिल गए, एंग्लो इंडियंस को भी मिल गए, और क्रिश्चियंस को भी मिल गए। तो इन लोगों को भी सेपरेट इलेक्टोरेट्स मिल जाते हैं, तो डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी जो है उसको और ज्यादा एक्सपेंड किया जाता है। लेकिन इस एक्ट से बहुत जो लोग थे वो बहुत ज्यादा खुश नहीं थे। कांग्रेस जो है इसको अनवर्दी एक्ट बताती है, और गांधी जी जो है वो बहुत ज्यादा नाराज होते हैं इस एक्ट से। तो इसके तो बहुत सारे नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट के बहुत सारे कारण थे, उनमें से एक बड़ा कारण ये एक्ट भी था। तो नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट जो कि बहुत बड़ा मूवमेंट था, और अंग्रेजों ने सोचा नहीं था इतनी ज्यादा मासेस जो है वो पार्टिसिपेट करेगी इस एक्ट में। तो नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट की शुरुआत करते हैं गांधी जी, और ये एक बहुत बड़ा एक्ट, बहुत बड़ा मूवमेंट बनता है, और इसमें पहली बार मासेस जो है वो पार्टिसिपेट करती है। जितने भी आम लोग हैं, गरीब लोग हैं, हर तबके के लोग
इस मूवमेंट में पार्टिसिपेट करते हैं। तो ये गांधी जी का एक बहुत बड़ा अचीवमेंट था। वो सभी लोगों को एक साथ लेके आए, चाहे वो किसी भी कम्युनिटी का हो, इनकम किसी भी इनकम बैकग्राउंड से आ रहा हो, तो ये इनका एक बहुत ज्यादा बड़ा अचीवमेंट था। तो मासेस को गांधी जी ने इंक्लूड किया इन द इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल, तो इनका बहुत बड़ा योगदान था। अब ये जो एक्ट था, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1919, जिसको मोंटेगो चेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स भी कहते हैं, उसमें एक व्यवस्था थी, इस एक्ट को रिव्यू किया जाएगा 10 साल के अंदर। तो 10 साल के अंदर अंदर इस एक्ट को रिव्यू करने के लिए कौन सी कमीशन आती है? साइमन कमीशन होती है। अब साइमन कमीशन अपने आप में ही हम सभी लोग जानते हैं कि कितना बड़ा ब्लेंडर था अंग्रेजों का, और बहुत ज्यादा इसका विरोध होता है। तो गो बैक साइमन, साइमन गो बैक, ये नारे लगते हैं, क्योंकि इसमें क्या था, 7 के 7 मेंबर्स जो थे वो ब्रिटिशर्स थे, अंग्रेज लोग थे, कोई भी इंडियंस था ही नहीं। तो ये जो था वो कंप्लीट इंसल्ट था इंडियंस की और उनकी सेल्फ रिस्पेक्ट की और उनकी एस्पिरेशंस की। तो साइमन कमीशन जो है वो बहुत बड़ी इंसल्ट थी हम लोगों की। 1907 में आती है, याद रखना। किसको रिव्यू करने के लिए आती है? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1919 को रिव्यू करने आती है। तो ये सारी चीजें थी। अब इसके बाद बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट और बड़ा एक्ट आएगा, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1935। उससे पहले हम लोग एक स्टोरी समझ लेते हैं, जो कि हम लोगों के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो उस टाइम पे इंडिया जो है वो दो भागों में डिवाइडेड था। एक तो प्रिंसली स्टेट्स जिनको कौन रूल कर रहा था? राजा रजवाड़े लोग। मतलब इंटरनली ये लोग इंडिपेंडेंट थे, और इन लोगों ने सुजरेनिटी साइन कर रखी थी। तो सुजरेनिटी इन लोगों ने साइन कर रखी थी जिसमें इंटरनली ये लोग इंडिपेंडेंट थे, और इनके एक्सटर्नल और मिलिट्री के जो अफेयर्स हैं वो कौन कंट्रोल करेगा? ब्रिटिश गवर्नमेंट कंट्रोल करेगी। तो ये पूरी व्यवस्था थी प्रिंसली स्टेट के साथ। और इंडिया जो है वो दूसरा भाग कौन सा था? प्रोविंसेस। तो प्रोविंसेस जो थी, वो एक्चुअल में कॉलोनी थी ब्रिटेन की। तो प्रोविंसेस और प्रिंसली स्टेट में इंडिया डिवाइडेड था। प्रोविंसेस जो थी वो कॉलोनी में थी, और प्रिंसली स्टेट जो थी वो सुजरेनिटी में थी। अब हम लोगों को चाहिए थी आजादी। आजादी मिलेगी कैसे? तो गांधी जी ने इसका रास्ता दिखाया हम लोगों को। तो उन्होंने कहा प्रिंसली स्टेट जो है उनको ये सुजरेनिटी खत्म करनी पड़ेगी, जो भी इनका ये सिस्टम है सुजरेनिटी का, डॉक्ट्रिन ऑफ पैरामाउंसी, इसको खत्म करना पड़ेगा। और प्रोविंसेस को चाहिए प्रोविंशियल ऑटोनॉमी। तो प्रोविंशियल ऑटोनॉमी किसको चाहिए? प्रोविंसेस को। इसके बाद हम लोग मिलकर बनाएंगे एक फेडरेशन। तो प्रोविंशियल ऑटोनॉमी जब हम लोगों को मिल जाएगी, और प्रिंसली स्टेट्स जब अपनी सुजरेनिटी खत्म कर देंगे, तो हम लोग मिलकर बनाएंगे एक फेडरेशन, और फिर फेडरेशन को मिलेगा डोमिनियन स्टेटस। तो फेडरेशन को मिलेगा एक डोमिनियन स्टेटस, फिर हम लोग अपना एक नया संविधान वगैरह बना के हम लोग बन जाएंगे इंडिपेंडेंट पूरी तरीके से, जिसमें हमारे पास सारे पॉलिटिकल और जितने भी राइट्स हैं वो होंगे। तो ये पूरा जो रोड मैप था वो किसने दिया? गांधी जी ने दिया। एंड इस तरीके से हम लोग को आजादी मिलेगी। तो ये पूरा रोड मैप। अब लेकिन यहाँ पे एक कैच है, वो है प्रिंसली स्टेट्स का। अब आप लोग खुद को इमेजिन करो एज अ किंग और क्वीन, और मतलब जो भी नवाब वगैरह या फिर किंग क्वीन, और आप सोच के देखो, आपने सुजरेनिटी साइन कर रखी है, एंड आप इंटरनली इंडिपेंडेंट हो। अपने राज्य में आप कोई भी कानून बना सकते हो, कितना भी टैक्स ले सकते हो, और आपके पास पैसा है, पैसे की तो कमी थी नहीं राजा लोगों के पास। और बदले में मिलिट्री के जो छोटे मोटे, मतलब जो मिलिट्री है और एक्सटर्नल अफेयर्स, उनको कौन कंट्रोल कर रहा था? ब्रिटिश गवर्नमेंट कंट्रोल कर रही थी। उसके बदले में थोड़ा बहुत टैक्स ले लेती थी। लेकिन सुजरेनिटी खत्म करने के बाद जब फेडरेशन बन जाएगी और डोमिनियन स्टेटस हम लोगों को मिल जाएगा, तो इनका जो राजपाट है प्रिंसली स्टेट का वो छिन जाएगा। तो ये लोग क्यों चाहेंगे कि अंग्रेज लोग यहाँ से चले जाएं और हम लोग अपनी सुजरेनिटी खत्म कर दें? ये लोग क्यों चाहेंगे? ये लोग तो राजा बने रहना चाहेंगे। तो इसी वजह से जो है हम लोग फेडरेशन नहीं बना पाते 1935 में। तो यहाँ पर एक बहुत बड़ा खेल हो जाता है, वो होता है। तो यहाँ पे एक स्टेलमेट की सिचुएशन बन जाती है, जिसमें हम लोग फेडरेशन नहीं बना पाते। तो इस एक्ट की बात हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। बाकी वीडियो में कोई मिस्टेक हुई है या फिर आपका कोई सुझाव है तो कमेंट करके जरूर बताएं। कहीं से नया है उस चैनल को सब्सक्राइब तो कर ही देना। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।